हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होती है, स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम रिफ्रैक्शन का पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होती है, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे लेंस की तरफ। ठीक है, हम मिरर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब लेंस की तरफ हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है, जैसे कि हम दीवार पे कोई बॉल मार रहे हैं, वो बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है, वैसे ही लाइट भी जब मान लो इस सरफेस पर गिर रही है, यहाँ से ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिख भी रही होगी आपको, तो ये क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्शन से लाइट वापस जा रही है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है लाइट। ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, है ना, लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी लाइट तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब वो बेंडिंग कैसे होती है, अब अपनी मन मर्जी से ऐसे नहीं है इधर उधर बेंड हो जाएगी। ठीक है, कहीं जहाँ मन किया उधर ही चल दी है, ऐसा नहीं होता। तो पहले आप देखिए, एक तो होते हैं रेयर मीडियम, पहले मीडियम के बारे में समझते हैं। एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। राइटिंग थोड़ी सी समझ लेना भाई, भावनाएं समझो, राइटिंग पे मत जाओ। और रेयर और डेंसर भी कैसे, ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर और डेंसर का मतलब क्या, रेयर का मतलब है कि जिसमें ऐसे समझो आप एक बार के लिए कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं जिसमें। ठीक है, डेंसर मतलब जिसमें पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हो, ज़्यादा डेंस है। ठीक है, जैसे कि एयर है, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो एयर एक रेयर मीडियम है कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, वाटर हो गया तो वाटर में क्या है, पार्टिकल्स जो है नज़दीक नज़दीक है एयर के कंपैरिजन में। तो एयर और वाटर अगर हमें दो मीडियम दिए हैं तो दोनों में से रेयर कौन सा है मीडियम, एयर में जो है ये रेयर मीडियम है, और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयर डेंसर मतलब जिसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक है वो कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा, और जिसके पार्टिकल दूर दूर है वो रेयर मीडियम होगा। कंपैरिजन करने हो, जैसे कि एक वाटर हो गया, एक हमें दे दिया हनी। ठीक है, वाटर और हनी में कंपैरिजन करना है, तो अब किसके पार्टिकल ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होंगे, ज़्यादा थिक कौन सा है, हनी है ज़्यादा थिक। तो अब हनी जो है ये एक डेंसर मीडियम है, हनी को देखते हुए उसके कंपैरिजन में वाटर एक रेयर मीडियम है। ठीक है, आई होप आपको रेयर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब लाइट बैंड कैसे होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने का मतलब है कि या तो रेयर से डेंसर में जा रही होगी या फिर डेंसर से रेयर में जा रही होगी। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम मान कर चलते हैं कि रेयर से डेंसर मीडियम में जो है लाइट जा रही है, तो ये एक बाउंड्री मान ली हमने। इसके ऊपर कैसा मीडियम है, इसके ऊपर है रेयर मीडियम, और इसके नीचे कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम मान लेते हैं कि ऊपर एयर है। ठीक है, नीचे आपने कोई पानी का बर्तन रखा हुआ, मान लो नीचे वाले को वाटर मान लेते हैं। ठीक है, तो एयर जो है रेयर रहेगी और वाटर डेंसर मीडियम रहेगा। ठीक है, तो लाइट आई, मान लो एक रे आई लाइट की और ऐसे आकर इस सरफेस पर टकरा गई बाउंड्री पे। ठीक है, अब कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, दोनों फिनोमिना होते हैं हर जगह पे। वैसे हर जगह पे जैसे इस बोर्ड से भी क्या है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ इसमें रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो दोनों फिनोमिना हर जगह पे होते हैं, लेकिन कई जगह रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, कई जगह रिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है।
एक बार हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये आप रिफ्लेक्शन को एक बार के लिए साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का देखते हैं। तो जब लाइट ऐसे टकराई इस पर, अब क्या होगा, ये पानी के अंदर जाएगी लाइट। तो अंदर वैसे तो जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, सीधी सीधी, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। सीधी लगी क्या? हाँ ठीक ठाक है, अभी समझ लो। लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है हमारी, ठीक है। ये तो दिख भी नहीं रहा होगा मैं क्या लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, समझो। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस पर हम नॉर्मल बनाते हैं पहले की तरह, जैसे पहले बनाते थे ना रिफ्लेक्शन में, वैसे ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। और इस नॉर्मल को आर पार कर लेते हैं, इसके लिए भी नॉर्मल ही रहेगा ये। अब क्या होगा, लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और लाइट कैसे जाएगी, इसमें से अब लाइट ऐसे पास होगी, ठीक है। और इसको अब हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे, पहले रिफ्लेक्टेड पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन में, अब रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्टेड रे है ये, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। क्या एंगल आई जो है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जो है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप सो इतना क्लियर है आप सबको, ठीक है। तो देखिए पॉइंट क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है। और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स भी बता दी कि इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब देखो, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो बेंडिंग किस साइड होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, कि नॉर्मल की तरफ लाइट जो है बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ खिसक जाएगी लाइट। और लाइट की स्पीड में जो है, लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड अब कैसे चेंज होगी, अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर पार्टिकल कम है तो ट्रैफिक भी कम है, मतलब ऐसे समझो भीड़ भाड़ कम है। ऐसे लाइट को एक बार के लिए गाड़ी समझो और आप चला रहे हो, मान लो यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है और यहाँ पे भीड़ फिर ज़्यादा होगी। डेंसर मीडियम का मतलब ऐसे समझो मार्केट में आ गए, तो स्पीड यहाँ ज़्यादा होगी या फिर यहाँ ज़्यादा होगी। यहाँ तो भीड़ नहीं है, बिल्कुल हाईवे पे चल रही है गाड़ी, तो स्पीड यहाँ पे फुल स्पीड से आ रही होगी, है ना। और जैसे ही मार्केट में गई, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, तो स्पीड जो है लाइट की कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप बात ध्यान रखना कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड बदल जाएगी, ठीक है। और रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो ये लाइट बैंड हो रही है टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ खिसक गई थोड़ी सी। अब दूसरा केस देखते हैं, जब डेंसर से रेयर में आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो पानी से बाहर आ रही है, एयर में आ रही है वापस से, तो उल्टा केस होगा अब की बार। जैसे कि ये बाउंड्री मान लेते हैं हमारे दो मीडियम्स की, और ऊपर है अब की बार डेंसर मीडियम और नीचे है रेयर मीडियम। कन्वीनियंस के लिए, थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो कि ऊपर वाटर है, वाटर से बाहर जा रही है वापस एयर में, जैसे कांच का बर्तन मान लो कोई, ठीक है, उसमें से वापस नीचे की तरफ लाइट बाहर निकल रही है। तो ऐसे आएगी इंसिडेंट रे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, लेकिन अब जब ये डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, नॉर्मल से थोड़ी सी पास आई थी, टुवार्ड्स द नॉर्मल थी। अब की बार बेंडिंग कौन सी तरफ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
और इसी वजह से आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, जैसे कि पानी में हम कोई लाठी वगैरह डाल दें या फिर पेंसिल डुबो के देख लेना, जहाँ से मतलब ये थोड़ी सी बेंड हुई सी दिखाई देती है। वो बेंड हमें वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे में गई है तो लाइट बेंड हो गई, तो हमारी आंखों को जहाँ से लाइट आती हुई दिखाई देगी वहीं पर तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो इसलिए वो हमें चीज़ें थोड़ी सी बेंड हुई दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है आपको कि डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब की बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। एक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्शन की तरह ये रूल तो नहीं लगेगा इसमें कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। अब जैसे कि ये बेंडिंग जो है डिपेंड करती है, जैसे कि मान लो रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो अगर मान लो एयर से वाटर में गए तो बेंडिंग कुछ अलग होगी। मान लो एयर से कांच में गए, ग्लास में गए, तो बेंडिंग का लेवल कुछ अलग होगा, क्योंकि दोनों जो डेंसर मीडियम है वो एक हो सकता है ज़्यादा डेंस है, एक हो सकता है कम डेंस है। तो डिपेंड करेगा कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अभी देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो उनकी डेंसिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा कितनी बेंडिंग होगी। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी, जितना कम डेंसर होगा उतनी ही कम बेंडिंग होगी। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग आते रहेंगे। ठीक है, तो एंगल आई बराबर, तो देखिए इतना तो क्लियर हो गया कि एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े, वैसे ही दो रूल हैं रिफ्रैक्शन के भी। पहला रूल क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, पहले रिफ्लेक्टेड रे होती थी, अब रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, सभी सेम प्लेन में रहेंगी। जैसे कि हमने पीछे रिफ्लेक्शन वाले में देखा था कि अगर एक कार्डबोर्ड हम लगाना चाहें तो उस पर सारी रे आ जाएंगी, ये तीनों चीजें उस पर आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि एंगल आई बराबर आर तो नहीं है, लेकिन साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन आर। ठीक है, अब ये साइन क्या है, ये आपको मैथमेटिक्स में जब आप अपने क्लास 10th के आप 8th और 9th चैप्टर कवर कर लोगे मैथ में, तब आपको पता चलेगा ये साइन क्या है। ठीक है, तो एक बार के लिए बस इतना याद ही रख लो आप, बाकी देखेंगे मैथ की भी हम एक सीरीज करेंगे कोशिश स्टार्ट करने की। देखिए साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक मीडियम के लिए मान लो एयर से वाटर में जा रही है तो एंगल आई चाहे कुछ भी हो, एंगल आर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस एंगल का साइन ऑफ आई हम कर दें और डिवाइड बाय साइन ऑफ आर कर दें तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और वो कांस्टेंट को क्या कहेंगे हम? कहेंगे कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डिनोट कई बार कैसे करते हैं? म्यू से, कई बार एन से भी लिखा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कई बार ऐसे ईटा फॉर्म में ऐसे बनाकर भी लिख देते हैं, जैसे मर्जी करो, बस ध्यान रखोगे क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और ये जो साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट आ रहा है, इसको स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या है ये? स्नेल्स लॉ है। और यहाँ से हमें समझ भी आ रहा है कि दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, तो जो आंसर आने वाला वो यूनिटलेस होगा, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, उसकी कुछ यूनिट नहीं होने वाली। जैसे हमने पीछे पढ़ा मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं होती। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे समझो आप, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी लाइट की। ठीक है, जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। या फिर हम दो ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, एक तो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वो देखते हैं एक बार रिलेटिव और ऑब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है। ऑब्सोल्यूट का मतलब तो है कि हम वैक्यूम से कंपैरिजन करें, और रिलेटिव का मतलब होता है कि एक मीडियम का हम दूसरे मीडियम से
रिलेटिव निकालते हैं, मतलब कंपैरिजन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, गर्मी बहुत है अभी और तो पता नहीं क्या है। मान लो ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा सेकंड मीडियम हो गया। हमें नहीं पता रेयर डेंसर क्या है, कुछ भी हो, ये एक फर्स्ट मीडियम हो गया, एक सेकंड मीडियम हो गया। ठीक है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ऐसे डिनोट कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, वही मान लेते हैं ये एयर है, मान लो ये वाटर है, या फिर मान लो कि ये वाटर है और ये हनी है, कि हम हनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वाटर के कंपैरिजन में, तो हम इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और मैंने आपको बताया जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रही है ना, तो ट्रैफिक कम ज़्यादा होगा तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी लाइट की। तो मान लो इस मीडियम में उसकी स्पीड है v1 और इसमें स्पीड हो गई v2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, v1 डिवाइडेड बाय v2। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर उल्टा करना चाहें, हम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें सेकंड के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो 1 2 आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाय v1। तो ये होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक दूसरे के कंपैरिजन में जब हम बता रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, या फिर हम उसको सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, कि हम वैक्यूम से कंपैरिजन करें जब। ठीक है, मान लो ये एक मीडियम हो गया, ऊपर जो है ये वैक्यूम है, ठीक है, नीचे कोई भी मीडियम है, तो जब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं वैक्यूम के कंपैरिजन में, तब हम कहेंगे कि ये इसका ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है इसमें भी कंपैरिजन ही, लेकिन जब कंपैरिजन वैक्यूम से कर दी जाए तो उसको हम ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अदरवाइज दो अलग मीडियम है तो उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू c बाय v। अब ये c क्या है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा c रहती है। c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में स्पीड है लाइट की। वैक्यूम क्या है, जहाँ पे हवा तक नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली एम्प्टी स्पेस, उसको वैक्यूम कहते हैं। और v क्या है, इस सेकेंड मीडियम में लाइट की जो भी स्पीड होगी वो v है। ठीक है, तो आई होप सो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समझ में आया होगा कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।